सोचिए, रात के अंधेरे में आसमान से उड़ते हुए B-2 स्टील्थ बमबाज और कुछ ही मिनटों में ईरान की 3 परमाणु साइटें राख। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका का अब तक का सबसे खतरनाक और सटीक हमला। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया? ईरान ने पहले हमला किया था, क्या ये आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई थी या फिर ये था अमेरिका का अगला राजनीतिक और रणनीतिक फैसला? इस वीडियो में हम जानेंगे ईरान का परमाणु खतरा कितना असली था, अमेरिका और इजराइल की छुपी साझेदारी, और क्या ये हमला एक नए विश्व युद्ध की शुरुआत का संकेत है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश जो दुनिया के दूसरे कोने में बैठा है वो किसी दूसरे देश के जनरल को ड्रोन से मार और फिर ये कहता है कि ये तो आत्मरक्षा थी। जनवरी 2020 बगदाद एयरपोर्ट पर अचानक एक विस्फोट होता है, गाड़ी में बैठा एक शख्स जलकर राख हो जाता है। वो कोई आम आदमी नहीं, वो था कासिम सुलेमानी, ईरान का सबसे ताकतवर सैन्य जनरल। लेकिन सवाल ये है, अमेरिका ने उसे क्यों मारा? क्या वो आतंकवादी था या कोई जंग का हीरो? और क्या इससे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता था? चलिए शुरुआत करते हैं असली कहानी से। जनरल कासिम सुलेमानी एक ऐसा नाम जिसे ईरान में बच्चे बच्चे की जुबान पर शहीद की तरह लिया जाता है और अमेरिका में उसे आतंकवाद का बादशाह कहा जाता है। लेकिन सच क्या है? कासिम सुलेमानी का जन्म 1957 में ईरान के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। कारमान नाम के एक छोटे शहर में बचपन से वह बहुत साधारण जिंदगी जीते। स्कूल के बाद वे एक सरकारी विभाग में मजदूरी का काम करते। लेकिन 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और शाह की सत्ता गिरकर आयतुल्लाह खौमेनी सत्ता में आए तो वहां से सुलेमानी की जिंदगी बदल गई। वो ईरान की IRGC में शामिल हो गए, जो ईरान की एक बेहद ताकतवर सैन्य संस्था है। और फिर शुरू हुआ उनका सफर, जो उन्हें आम सिपाही से ईरान की छाया सरकार तक ले गए। ईरान की छाया सरकार क्या है? ईरान में दो तरह की सरकारें मानी जाती है। पहला औपचारिक सरकार, ऑफिशियल गवर्नमेंट, और दूसरा छाया सरकार, शैडो गवर्नमेंट। अगर हम इस पर बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इस पर एक अलग से वीडियो जो है बनाया जा सकता है। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर। 1980 में ईरान इराक युद्ध छिड़ा। सुलेमानी ने इस मोर्चे पर युद्ध लड़ा और बहुत तेजी से अपनी वीरता और नेतृत्व के लिए पहचाने जाने लगे। इस युद्ध में उन्हें वो पहचान दी जो बाकी कोई किताब या डिग्री नहीं दे सकती। उन्होंने सीखा दुश्मन को कैसे हराना है, लेकिन उससे भी ज्यादा कैसे दिमाग से लड़ाई जीती जाए। साल 1998 में उन्हें बना दिया गया क्वाड फोर्स का कमांडर। अब जरा सोचिए, ये क्वाड फोर्स क्या है? ये कोई आम आर्मी यूनिट नहीं थी, ये एक ऐसी खास यूनिट थी जो ईरान के बाहर जाकर खुफिया ऑपरेशन चलाती थी। सीरिया, इराक, यमन जैसे देशों में सुलेमानी ने ईरान की सॉफ्ट पावर को शक्तिशाली छाया सेनाओं में बदल दिया। उन्होंने इराक में शिया मिलिशिया खड़ी। अब यहाँ पर मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है जो बहुत सारे लोगों को शायद समझ में न आए, तो बता दूं, मिलिशिया शब्द का मतलब होता है एक ऐसा संगठित सशस्त्र समूह जो हथियार लेकर काम करता है, लेकिन वह सरकारी सेना का हिस्सा नहीं। आमतौर पर यह आम नागरिकों से बना होता है जो जरूरत पड़ने पर हथियार उठा लेते हैं और युद्ध जैसी सुरक्षा या विद्रोह के समय, सरल शब्दों में मिलिशिया आम लोगों की बनी हथियारबंद टुकड़ी। ये लोग सैनिक होते हैं पर लड़ नहीं सकते। कभी कभी देशभक्ति के नाम पर बनते हैं तो कभी कभी खास विचारधारा या संगठन के लिए। उदाहरण के लिए बता दूं, अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ने के लिए बनी स्थानीय मिलिशिया, इराक में शिया मिलिशिया और अमेरिका में कुछ कट्टरपंथी मिलिशिया ग्रुप। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। उन्होंने इराक में शिया मिलिशिया खड़ी की, लेबनान में हिजबुल्लाह को मजबूत किया और सीरिया में असद की सरकार को बचाया और यमन में हुती विद्रोहियों को समर्थन दिया। सुलेमानी ने कभी कैमरे के सामने आना पसंद नहीं किया, वो चुपचाप काम करते, लेकिन उनके काम का असर मध्य पूर्व की राजनीति में साफ देखा जा सकता था। अब यहाँ पर बात आती है, वो हीरो था या आतंकवादी? ईरान के लिए वो राष्ट्रीय नायक थे। उनकी तस्वीर हर चौक चौराहों पर, उनके पोस्टर जुलूसों में लहराए जाते थे। वो धार्मिक रूप से भी बहुत सम्मानित माने जाते थे। लेकिन अमेरिका और इजराइल के लिए वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने इराक में अमेरिकी सैनिकों की हत्या करवाई। 2011 में सऊदी अरब ने राजदूत की हत्या की साजिश रची और पूरे मिडिल ईस्ट को ईरान के प्रभाव में लाने की कोशिश। सुलेमानी की सबसे बड़ी ताकत थी गैर सरकारी मिलिटेंट ग्रुप्स को ट्रेन करना, उन्हें हथियार देना और रणनीति सिखाना। वो सामने आकर युद्ध नहीं लड़ते थे, वो दूसरों से लड़ा लेते थे। उनका मकसद था ईरान की सीमाओं से बाहर ईरान की ताकत को फैलाना बगैर आधिकारिक युद्ध के। इसलिए अमेरिका के लिए वो खतरा था। वो छाया की तरह था जिसका कोई चेहरा नहीं, लेकिन उसका असर हर जगह था। तो जनरल कासिम सुलेमानी एक चेहरा नहीं थे, वो था एक स्ट्रेटजी, एक रिलीजियस वॉरियर, एक अदृश्य लड़ाका और शायद अमेरिका के लिए भविष्य के किसी बड़े खतरे की झलक। इसलिए जब अमेरिका ने उसे मारा तो वो केवल एक इंसान की हत्या नहीं,
वो एक सिंबल को मानना था, एक सोच, एक रणनीति, शायद एक आने वाले तूफान को रोकने की कोशिश। जनवरी 2020 की रात बगदाद इराक का एयरपोर्ट वो दिन कोई आम दिन नहीं था, जहां अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नजरें आसमान से लेकर जमीन तक टिकी सिर्फ एक आदमी पर, वो था कासिम सुलेमानी। ईरान का वो जनरल जो सीरिया से इराक पहुंचा था, वो दमिश्क से फ्लाइट लेकर बगदाद पहुंचा और अब वीआईपी गेट से बाहर निकल रहा था। सामने एक एसयूवी खड़ी थी, उसका उसमें स्वागत कर रहा था अबू महदी अल मुहाजिर, जो इराकी शिया मिलिशिया पीएलएफ का डिप्टी कमांडर था और अमेरिका की नजर में एक और खतरा। जैसे ही ये काफिला एयरपोर्ट से निकलकर हाईवे की ओर बढ़ा, उसी वक्त MQ रैपर ड्रोन, अमेरिका का सबसे खतरनाक ड्रोन जो बिना दिखे हमला कर सकता था। रात 1 बजे ड्रोन ऑपरेटर को अमेरिकी राष्ट्रपति की अनुमति मिली और जैसे ही अनुमति मिली, एक पल में ही उस काफिले पर 3 हेलफायर मिसाइलें दाग दी जाती है। कुछ सेकंड फिर धाएं एसयूवी एक आग के गोले में तब्दील हो जाती है, गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं और शरीर बचता है न चेहरा। लेकिन एक उंगली में लगी अंगूठी से पहचान होती है, जनरल सुलेमानी मारे जा चुके हैं। 3 जनवरी की सुबह व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैमरे के सामने आते हैं और साफ साफ कहते हैं, वी टुक एक्शन लास्ट नाइट टू स्टॉप ए वार नॉट ए टू स्टार्ट वन। उनका दावा था सुलेमानी एक बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहे थे, वो अमेरिकी सैनिकों की जान को खतरे में डाल रहे थे। अमेरिका ने ये हमला आत्मरक्षा में किया है। लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी सी नहीं थी। हमला अचानक नहीं था, महीनों से चल रही थी प्लानिंग। अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने कई हफ्तों तक सुलेमानी की जासूसी की थी, उनके फ़ोन कॉल ट्रैक किए गए, एयरपोर्ट मूवमेंट पर CIA की नज़र थी, यहाँ तक कि सीरियन और इराकी एजेंट से भी मदद ली गई थी। ड्रोन ऑपरेटर उस वक्त कतर या UAE के किसी बेस से ऑपरेट कर रहे थे। मिलिट्री और NSA दोनों लगातार हर मूवमेंट की निगरानी कर रहे थे और सबसे अहम बात, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही इस मिशन को ग्रीन सिग्नल दिया था, क्योंकि पेंटागन ने उन्हें रिपोर्ट दी थी कि सुलेमानी इमिनेंट थ्रेट यानी तत्काल खतरा बन चुके हैं। लेकिन कुछ सवाल भी उठे, क्या सुलेमानी वास्तव में अमेरिका पर हमला करने वाला था? अगर वो इराक में था तो अमेरिका ने उसकी हत्या का अधिकार कैसे लिया? क्या ये हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जायज था? संयुक्त राष्ट्र के कई विशेषज्ञों ने इसे गैर कानूनी हत्या करार दिया। इराकी सरकार ने इसे उनकी संप्रभुता पर हमला बताया और ईरान वो तो बदले की आग में जलने लगा। इस ड्रोन स्ट्राइक ने सिर्फ एक जनरल की जान नहीं ली, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक को जन्म दिया। पूरी दुनिया सहम गई। अब अमेरिका और ईरान के बीच खुला युद्ध होगा। वर्ल्ड वॉर 3 ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। इराक में अमेरिकी एम्बेसी पर भीड़ जुटने लगी। पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया, क्योंकि जब किसी देश का सबसे ताकतवर जनरल दुनिया की सबसे ताकतवर फौज के हाथों मारा जाता है, तो सवाल सिर्फ क्यों का नहीं होता है, बल्कि अब क्या होगा का होता है। अमेरिका और ईरान के बीच इतनी नफरत क्यों है? तो जवाब सिर्फ सुलेमानी की हत्या की नहीं, बल्कि पिछले 45 सालों की इतिहास की धूल में दबा हुआ है। ये दुश्मनी शुरू हुई थी एक क्रांति से, एक क्रांति जिसने सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति की दिशा ही पलट दी। 1979 में ईरान में हुए इस्लामिक रिवॉल्यूशन, ईरान के लोग तंग आ चुके थे अपने शाह यानी राजा की तानाशाही, जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी नाम के एक धर्मगुरु ने जनता को एकजुट किया और देखते ही देखते शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब ईरान बन गया एक इस्लामिक रिपब्लिक, जहां राजनीति नहीं धर्म शासन करने लगा। और इस नए शासन पर सबसे पहले एक ऐलान किया, अमेरिका अब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। 1979 में तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ। क्रांति के बाद ईरानी छात्रों ने तेहरान में स्थित अमेरिकी एम्बेसी पर हमला किया और 52 अमेरिकियों को 444 दिन तक बंधक बनाए रखा। ये घटना अमेरिका के लिए बेइज्जती से कम नहीं थी। अमेरिका को पहली बार किसी देश ने इतनी सीधी चुनौती दी थी और यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जिसमें अमेरिका ने ईरान पर सेक्शंस, प्रोपेगेंडा, मिलिट्री स्ट्रेटजी और सीक्रेट वारफेयर का जाल बिछाना शुरू कर दिया। 1980 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका ने चुपचाप इराक का समर्थन किया, उसे हथियार दिए,
खुफिया जानकारी दी और यहाँ तक कि उसे केमिकल वेपन बनाने में मदद भी की। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता था कोई और देश ईरान को कमज़ोर करे। वो खुलकर लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन पर्दे के पीछे से जंग जरूर चाहता था। 1999 से लेकर 2015 तक गुप्त युद्ध, आतंकवाद और न्यूक्लियर प्रोग्राम नाम पर इन सालों में अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए। तेल, ट्रेड, टेक्नोलॉजी सब कुछ बैन कर दिया गया। दूसरी ओर ईरान भी चैन से नहीं बैठा। उसने मिडिल ईस्ट में हिजबुल्लाह जैसे आतंकी समूह को समर्थन देना शुरू किया। सीरिया, यमन, इराक जैसे देशों में अपनी छाया सेनाएं खड़ी और धीरे धीरे एक परमाणु ताकत बनने की तैयारी भी शुरू कर दी। अमेरिका को डर था कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो पूरा मिडिल ईस्ट उसकी मुट्ठी में आ जाएगा और उसका सबसे करीबी साथी इजराइल खतरे में पड़ जाएगा। आखिरकार 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे कहा गया JCPOA। इस डील के तहत ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करने का वादा किया और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए। दुनिया को लगा ये दोनों देश एक सामान्य संबंध की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद ही उन्होंने बिना किसी ठोस कारण के इस डील को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ईरान धोखा दे रहा है, हम उस पर फिर से सख्त प्रतिबंध लगाएंगे। इसके बाद ईरान ने फिर से यूरेनियम संवर्धन शुरू किया। अमेरिका ने मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चलाई और दोनों देशों के बीच तनाव फिर आसमान छूने लगा। इसी तनाव का चरम बिंदु था 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या। अमेरिका और ईरान दुश्मनी जो सिर्फ जमीनी पर नहीं, सोच में भी है। ये दुश्मनी सिर्फ हथियारों की नहीं है। ये टकराव कभी एक व्यक्ति या एक घटना का नहीं था। जब सुलेमानी मारे गए तो सिर्फ एक जनरल नहीं मरा, बल्कि 40 साल की नफरत, अपमान, बदले और रणनीति का नतीजा था। इसलिए ये समझना जरूरी है, ईरान और अमेरिका की लड़ाई एक युद्ध नहीं, एक कोल्ड वार है जो आज भी जारी है। 3 जनवरी 2020 को जब अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया तो राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधा बयान दिया, हमने युद्ध रोकने के लिए हमला किया है, शुरू करने के लिए नहीं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि हमला क्यों किया गया, असली सवाल है इस समय ही क्यों और इस तरीके से क्यों, और क्या इसके पीछे कोई एक एजेंडा छुपा हुआ था। आइए एक एक करके समझते हैं अमेरिका की असली मंशा क्या हो सकती थी। पहला, घरेलू राजनीति, चुनाव जीतने की रणनीति हो सकती थी। जनरल सुलेमानी की हत्या 2020 की शुरुआत में हुई और उसी साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भी थे। डोनाल्ड ट्रंप पर उस वक्त कई आरोप चल रहे थे। इम्पीचमेंट प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी थी। लोकप्रियता गिर रही थी। विपक्ष उन्हें कमजोर राष्ट्रपति साबित करने में जुटा था। ऐसे में एक बड़ा सैन्य एक्शन, वो भी एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जिसे अमेरिका दशकों से आतंकी कहता रहा है, ट्रंप के लिए इलेक्शन गेम चेंजर साबित हो सकता था। ये वही बात थी, हीरो दिखो, राष्ट्रवादी बनो, देश को खतरे से बचाओ और वोट बटोरो। जियोलॉजिकल स्ट्रेटजी भी हो सकती है, ईरान को काबू में रखना। अमेरिका जानता है कि ईरान धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में इराक पर पकड़ मजबूत कर रहा है, सीरिया में असद सरकार को बचा रहा है, यमन में हुती विद्रोहियों को हथियार दे रहा है और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है। इस पूरे नेटवर्क का मास्टर प्लानर कौन था? कासिम सुलेमानी की मौत से अमेरिका को उम्मीद थी कि ईरान का दबदबा कमजोर होगा, मिलिशिया ग्रुप्स कमजोर पड़ेंगे और मिडिल ईस्ट में अमेरिका का वर्चस्व दोबारा स्थापित होगा। यह सिर्फ एक व्यक्ति को मारना नहीं था, पूरे राजनीतिक ढांचे को ध्वस्त करना। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा वार इकोनॉमी से जुड़ा है। हथियार कंपनियां, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स और रक्षा बजट तेल कंपनियां, जब भी अमेरिका किसी दुश्मन को थ्रेट्स घोषित करता है तो इन सभी कंपनियों की कमाई जो है अचानक बढ़ जाती है। क्या कासिम सुलेमानी की हत्या एक ऐसा ही प्लान था ताकि अरबों डॉलर का हथियार फिर से बिक सके? चौथा, JCPOA को पूरी तरह से बर्बाद करना था। आपको याद होगा 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच एक न्यूक्लियर समझौता हुआ था, JCPOA। 2018 में ट्रंप ने उसे तोड़ दिया, लेकिन ईरान अब भी उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद अगला राष्ट्रपति भी फिर से डील पर लौटेगा। लेकिन जब अमेरिका ने उसके सबसे ताकतवर जनरल को मार डाला तो ईरान का भरोसा पूरी तरह से टूट गया।
अब डिप्लोमेसी की सारी खिड़कियां बंद हो गई। यानी कि अमेरिका ने यह भी निश्चित किया कि ईरान फिर कभी से टेबल पर ना लौटे, और जब टेबल नहीं तो सीधा टकराव। ये एक चेतावनी थी बाकियों के लिए भी। कासिम सुलेमानी सिर्फ ईरान के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, वो मिडिल ईस्ट की दूसरी मिलिशिया सेनाओं के लिए भी एक गुरु की तरह था। अमेरिका ने उसे मारकर एक संदेश दिया, हमारे दुश्मन कहीं भी हो हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो कानून या सीमा की परवाह किए बिना मार गिराएंगे। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, दुश्मन के मन में डर बिठाने का। सुरक्षा नहीं, एक शतरंज की चाल थी। तो अब जब आप सोचे कि अमेरिका ने सुलेमानी को क्यों मारा, तो याद रखिए ये सिर्फ एक जनरल को मारना नहीं था, ये था चुनावी स्कोरिंग, राजनीतिक दबदबे की कोशिश, भू राजनीतिक मोहरे को हिलाना और एक भविष्य के खतरे को समय रहते खत्म करना। लेकिन शायद अमेरिका ये भूल गया, कभी कभी एक शहीद एक जनरल से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। 3 जनवरी 2020 को जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद पूरे ईरान में गुस्से की सैलाब उमड़ पड़ा। हर सड़क पर, चौराहों पर, मस्जिद में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे गूंजने लगे। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, कुछ रो रहे थे, कुछ कसम खा रहे थे, इसका बदला लिया जाएगा, खून का बदला खून। जनरल सुलेमानी का अंतिम संस्कार कोई आम रिवाज नहीं था, वो एक क्रांतिकारी जनाजा था। 10 लाख से ज़्यादा लोग तेहरान की सड़कों पर थे, उनकी आंखों में आंसू नहीं बदला था। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खamenei ने साफ कहा, अमेरिका ने हमारे शहीद को मारा है, अब हम उन्हें जिंदा रहने नहीं देंगे। 8 जनवरी 2020 को सिर्फ 5 दिन बाद ईरान ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को जवाब दिया। 8 जनवरी की रात ईरान ने इराक के 2 अमेरिकी मिलिट्री बेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। अल असद एयरबेस और एरबिल बेस, ये था ईरान का प्रत्यक्ष हमला। पहली बार किसी देश ने सीधे अमेरिका सैन्य ठिकानों पर टारगेट किया था। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ मिसाइलों का आसमान फटता सफर, आग के गोले और जमीन पर धमाके। दुनिया ठहर गई, वाशिंगटन में हड़कंप मच गया। उस रात अमेरिका में डेफकॉन लेवल बढ़ा दिया गया, सभी न्यूक्लियर बॉम्बर्स को तैयार रहने का आदेश दिया गया। CNN, BBC, अल जजीरा, NDTV, हर चैनल की हेडलाइन एक ही थी, वर्ल्ड वॉर 3, ईरान अटैक्स US बेसेस, रिटेलिएशन और एस्केलेशन। ट्विटर पर WW3 ट्रेंड करने लगा, लोगों ने गूगल पर सर्च करना शुरू किया, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। क्या अब न्यूक्लियर बम गिरेंगे? कोई अमेरिकी सैनिक नहीं मरा। ईरान ने जिस सटीकता से मिसाइलें दागी, सभी उसी चतुराई से उसकी टाइमिंग भी सेट की ताकि किसी भी की जान ना जाए। ये हमला था खून नहीं, संदेश भेजने वाला। ईरान ने बताया कि उसके पास शक्ति है, लेकिन वो युद्ध नहीं, सम्मान और बदला चाहता है। और अमेरिका ने भी इस हमले का कोई जवाब नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बस एक बयान दिया, ऑल इज वेल। लेकिन उसी दिन एक और भयावह घटना घटी। 8 जनवरी की ही सुबह तेहरान एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा एक यात्री विमान, यूक्रेन इंटरनेशनल फ्लाइट PS752, कुछ ही मिनटों में आसमान में ही विस्फोट हो गया। 176 लोग मारे गए, ज़्यादातर ईरानी नागरिक। बाद में ईरान ने मान लिया कि गलती से अपने ही एयर डिफेंस सिस्टम ने उस विमान को मार गिराया। एक बदले की रात एक और मानवता सदी में बदल गई। दुनिया को एक झटका युद्ध का मतलब सिर्फ गोलियां नहीं होती। पूरी घटना ने दुनिया को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर सिर्फ एक जनरल की हत्या से इतना तनाव हो सकता है, तो एक न्यूक्लियर जंग में क्या बचेगा? संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन यूनियन, रूस, चीन, हर कोई शांति की अपील करने लगा, क्योंकि किसी को नहीं पता था अगला कदम क्या होगा। जंग तो टली, लेकिन आग अभी भी बुझी नहीं थी। कासिम सुलेमानी की मौत का बदला ईरान ने ले लिया, लेकिन ये टकराव अभी खत्म नहीं हुआ था। अमेरिका और ईरान आज भी प्रॉक्सी वॉर में उलझे हुए हैं। साइबर अटैक, मिलिशिया फंडिंग, डिप्लोमेटिक ब्लॉकेज सब जारी है। कभी एक चिंगारी फिर से भड़क गई तो हो सकता है अगली बार बचने का मौका ना मिले। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या ये बदला जरूरी था, या ये इंसानियत पर एक ऐसा धब्बा था जिसकी कीमत अभी भी हम चुका रहे हैं? कमेंट्स में लिखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।